जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की, वो भी एमसीक्यूज फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। इंडिया का यानी कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किन स्टेशनों के बीच में चलाई जाएगी। अभी देखिए, भारत प्लान कर रहा है हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का। हाइड्रोजन ट्रेन यानी कि जो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेगी और उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगी चलने के लिए। तो ये क्या भारत का एक लक्ष्य है जीरो कार्बन एमिशन का। तो 2070 तक क्या है भारत का एक लक्ष्य है, 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का, जीरो कार्बन एमिशन का। अब ये जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को पूरा करने के लिए यहां पे भारत क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन चला रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन याद रखेगा, हाइड्रोजन ट्रेन चला रहा है, याद रखें। अब हाइड्रोजन ट्रेन, इस हाइड्रोजन ट्रेन में तकरीबन तकरीबन 3000 लीटर वाटर स्टोर किया जा सकता है। 3000 लीटर, याद रखना कितना, तीन, नॉट 3000 लीटर वाटर, 3000 लीटर का हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में, याद रखना कितना, 3000 लीटर का, 3000 लीटर का हाइड्रोजन जो कि लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाएगा और इसी का इस्तेमाल किया जाएगा यूज करने के लिए, इस ट्रेन को चलाने के लिए। इसके लिए जो हाइड्रोजन प्लांट है ना, हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा डेफिनेटली। तो इसके लिए जो हाइड्रोजन प्लांट है ना भाई साहब, ठीक है, हाइड्रोजन प्लांट भी बनाया जाएगा। और हाइड्रोजन प्लांट कहां पे बनाया जाएगा या बनाया गया है, तो सोनीपत में बनाया गया है। सोनीपत यानी कि हरियाणा में, यानी कि हरियाणा में। अभी यहां भारत ने अपना पहला हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च कर दिया है। तो कहां से कहां तक किया है, तो जिंद से लेकर सोनीपत के बीच में किया है। जिंद से लेकर के सोनीपत के बीच में किया है, ये आपको बच्चों याद रखना है, ठीक है। कितने कोचेस रहेंगे इसमें, तो 6 कोचेस हैं इसमें। कितने, 6 कोचेस हैं इसमें। और इसमें यात्रियों की बैठने की जो कैपेसिटी है 2500 की है। सीटिंग कैपेसिटी है फिलहाल कितनी, 2500 की। धीरे धीरे भारत अभी ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को और ज्यादा बढ़ाएगा, संख्या बढ़ाएगा। बट ये अभी पहला था जो कि जिंद से लेकर के सोनीपत के बीच में चलाया जा रहा है। क्लियर बच्चों, तो करेक्ट आंसर विल बी योर सोनीपत एंड जिंद, ठीक है बच्चे, या फिर सोनीपत या फिर जिंद, या जिंद से सोनीपत एक ही बात है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली पास्ड अवे वॉज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। यहां पे देखिए एक लीडर है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, यहां पे उनका आपको नाम बताना है। और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन भी यानी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो एन श्रीनिवासन, सुरेश कलमाडी, रणधीर सिंह, अनुराग ठाकुर। तो करेक्ट आंसर क्या है, तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे, सुरेश कलमाडी जी, सुरेश कलमाडी, ठीक है, याद रखना, सुरेश कलमाडी। ये कहां से, तो पुणे, ये कहां से, तो पुणे कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते थे। पुणे कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी थी, ठीक है, पुणे कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी थी, याद रखना। और ये कांग्रेस के लीडर थे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये 1996 से लेकर के 2012 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है बच्चों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, लंबे समय तक प्रेसिडेंट थे। उसके बाद एक घटना होती है 2011 में, एक कॉमनवेल्थ गेम आप लोगों ने सुना होगा, घोटाला कॉमनवेल्थ वाला। तो कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ था, उसमें इनको पकड़ा गया था, सीबीआई ने अरेस्ट किया। और यहां पर ये इनके करियर का सबसे बुरा प्रभाव था, सबसे बड़ा एक यूं कह लीजिए एक नेगेटिव पड़ाव था। यहां से इनका करियर बिल्कुल ही चौपट हो जाता है पॉलिटिकल। तो सुरेश कलमाडी जी यही जिनका भी निधन 82 की एज में हो चुका है और पुणे में हुआ है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं 1996 से लेकर के 2012 तक। इसके अलावा अगर बात करते हैं, ठीक है, स्टेट फॉर रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टेट फॉर रेलवे मिनिस्ट्री, स्टेट ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है बच्चों, याद रखना, रेलवे मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय भी रह चुके हैं, यानी कि रेलवे मंत्रालय में भी इन्होंने काम किया है। किसकी सरकार में, तो पीवी नरसिम्हा की सरकार में, पीवी नरसिम्हा की सरकार में इन्होंने काम भी किया हुआ है। तो सुरेश कलमाडी जी का निधन हो चुका है, याद रखना आप, ठीक है। अगला न्यूज,
भैरव फोर्स रिसेंटली रेज्ड बाय द इंडियन आर्मी इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में गठित भैरव बल का मुख्य फोकस किस पर है? अभी देखिए, आर्मर्ड वेलफेयर वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन सेंट्रिक मॉडर्न वॉरफेयर, माउंटेन इन्फेंट्री ऑपरेशन। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी का मतलब क्या है? अभी देखिए, जिस तरीके से युद्ध की डेफिनेशन बदल रही है, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, तो यहाँ पे दुश्मन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये सब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, साइबर वॉर चाहते हैं, साइबर वॉर चल रही है एक दूसरे की, ठीक है। और ऊपर से ड्रोन वॉर चल रहा है, ड्रोन वॉर चल रहा है। यानी कि आप देखना कि छोटे छोटे तितली जैसे, छोटे छोटे मधुमक्खी जैसे ड्रोन आते हैं हमारे एरिया में और देखते हैं, पूरा जायजा लेके चले जाते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग वगैरह हो जाती है। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए, इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी जो सेना को क्या बनाया जा रहा है? ड्रोन सेंट्रिक मॉडर्न वॉरफेयर से लैस किया जा रहा है। यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एक ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है और उनके लिए इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे कि ड्रोन की हेल्प से युद्ध लड़ा जाएगा। ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन की हेल्प से युद्ध लड़ा जाएगा। और इसके लिए 1 लाख सोल्जर्स को तैयार किया जा रहा है, 1 लाख सिपाहियों को तैयार किया जा रहा है कि वो ड्रोन को ऑपरेट करना सीख ले और ड्रोन को ऑपरेट करने के बाद ड्रोन को यूज करना कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, सब कुछ सीख ले। इसके लिए 25 बटालियन अभी बनाई जाने की बात हो रही थी, जिसमें 15 अभी बनाई जा चुकी है और 10 अभी बनाई जाएगी। और इस ड्रोन बटालियन को, ड्रोन टेक्नोलॉजी वाले बटालियन को हम लोग भैरव बटालियन के नाम से जानेंगे। क्या? भैरव बटालियन के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखना, ठीक है, क्लियर पॉइंट। और इसका 15 जनवरी 2026 को पहली बार इसके दुनिया के सामने प्रदर्शन किया जाएगा, भारतीयों के लिए। और कहां पे किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। 15 जनवरी किस लिए? क्योंकि आर्मी डे है। 15 जनवरी किस लिए? क्योंकि आर्मी डे है उसी दिन, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए है कि एक रुद्र नाम का एक ब्रिगेड, रुद्र ब्रिगेड भी बनाई जा रही है, रुद्र ब्रिगेड भी बनाई जा रही है। और रुद्र ब्रिगेड क्या है बच्चों? याद रखना, ब्रिगेड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बटालियन मिलाकर के एक ब्रिगेड बनते हैं। तो एक ब्रिगेड में एक ही टाइप की बटालियन होती है, जैसे कि आर्मर्ड हो गया, इन्फेंट्री हो गया, आर्टिलरी हो गया। तो ये एक ही टाइप की, आर्मर्ड है तो सिर्फ आर्मर्ड ही मिलेगा उसमें, बट इन्फेंट्री है तो सिर्फ इन्फेंट्री मिलेगा, आर्टिलरी है तो सिर्फ आर्टिलरी मिलेगा उसमें। लेकिन अभी जो ये बटालियन बनाई गई ना रुद्र, ये इंटेग्रेटेड है। ये क्या? इंटेग्रेटेड है, इंटेग्रेटेड है, यानी कि एकीकृत है। क्या है ये? एकीकृत है, एकीकृत है। अब एकीकृत का मतलब क्या होता है? इसमें इन्फेंट्री भी होगी, इन्फेंट्री भी होगी, याद रखना आप, इन्फेंट्री भी होगी, आर्मर्ड भी होगी, इसमें आर्मर्ड भी होगी, इसमें आपको इन्फेंट्री आर्मर्ड हो गया, इसमें आर्टिलरी भी होगी। यानी कि इसमें सारे के सारे बटालियन आपको दिखाई देंगे। इससे पहले नहीं होता था, पहले एक ब्रिगेड में 7-8 बटालियन तो होंगे, लेकिन वो एक ही तरीके की सेना हो गया। तो इन्फेंट्री होगी तो इन्फेंट्री होगी और आर्मर्ड होगी तो आर्मर्ड ही होगी। लेकिन अभी जो रुद्र ब्रिगेड बनाया जा रहा है, इसमें तरह तरह के आप लोगों को बटालियन दिखाई देगी। तो आप देखोगे दो चीजें, भैरव बटालियन जिसको ड्रोन ऑपरेट करने के लिए सिखाया जा रहा है और 1 लाख सोल्जर्स को तैयार किया जा रहा है। और रुद्र ब्रिगेड की हम बात करेंगे। रुद्र ब्रिगेड वो ब्रिगेड है जो कि बहुत सारे बटालियन से मिलकर के बनाया गया, अलग अलग प्रकार के बटालियन से मिलकर के बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ड्रोन केंद्रित आधुनिक युद्ध सिखाया जा रहा है हमारी सेना को कि ड्रोन से कैसे हम लोग युद्ध कर सकते हैं। असम में संस्कारशाला पहल का उद्घाटन किसने किया? अभी देखिए, असम में, ठीक है, याद रखना, क्या बच्चों? असम में एक आयोजन किया जाता है, मारवाड़ी सम्मेलन आयोजन, ठीक, याद रखना, मारवाड़ी सम्मेलन आयोजन, मारवाड़ी सम्मेलन आयोजन किया जाता है, मारवाड़ी सम्मेलन आयोजन। अब जो मारवाड़ी सम्मेलन आयोजन है ना भाई साहब, याद रखना, मारवाड़ी सम्मेलन आयोजन कहां पे? गुवाहाटी में किया गया। कहां पे? गुवाहाटी में किया गया। अब यहीं पे अनाउंसमेंट हुआ, किस चीज का अनाउंसमेंट हुआ है? तो संस्कारशाला की अनाउंसमेंट हुई है, संस्कारशाला, ठीक है, संस्कारशाला की अनाउंसमेंट हुई है। और ये संस्कारशाला का मतलब क्या है? संस्कारशाला क्या है? तो बच्चों की पढ़ाई के साथ यहां पर
एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी संस्कारों की, किसकी, संस्कारों की नॉलेज भी दी जाएगी, संस्कारों का ज्ञान भी दिया जाएगा। अब संस्कारों का ज्ञान का क्या मतलब भाई साहब, यहाँ पे उनको नैतिक शिक्षा भी दी जाएगी, यहाँ पे उनको क्या दिया जाएगा, तो नैतिक शिक्षा भी दी जाएगी। ये बात आप लोगों को याद रखना है, क्या, नैतिक शिक्षा दी जाएगी, नैतिक शिक्षा दी जाएगी, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। और कितने साल तक के बच्चों को, जो 14 साल तक के बच्चों को दी जाएगी। तो ये संस्कार शाला का अनावरण किसने किया, उद्घाटन किसने किया है, तो लक्ष्मण प्रसाद जी ने किया है। क्या नाम इनका, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने किया है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने किया है। कौन है ये, तो गवर्नर ऑफ असम। कौन है ये, कौन है ये, तो गवर्नर ऑफ आसाम है, ये गवर्नर ऑफ आसाम है। क्लियर बच्चों, यहाँ पे याद रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके के सवाल आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जीआई काउंसिल द्वारा स्वास्थ्य बीमा परिस्थितिकी तंत्र के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी देखिए जीआई का मतलब क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस। जीआई का मतलब क्या है, जनरल इंश्योरेंस। जीआई का मतलब क्या है, जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हम लोग जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल इंश्योरेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे कि आपका इसमें मोटर इंश्योरेंस आ गया, कार इंश्योरेंस आ गया, याद रखना, कार इंश्योरेंस आ गया, फसल इंश्योरेंस आ गया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, ये सब आपका क्या हो जाएगा, फसल इंश्योरेंस आ गया, फसल यानी कि फसल बीमा, यानी कि आपका जो क्रॉप इंश्योरेंस आ गया, ये सब इंश्योरेंस आ जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये किसके अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है, याद रखना, ठीक है। तो जीआई काउंसिल के अंडर में आता है। जीआई काउंसिल यानी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो भारत की है, उसी के सीईओ बनाए गए हैं। यानी कि अभी कौन जीआई जनरल इंश्योरेंस के जो क्षेत्र है उसमें सारे सारे नियम कानून कौन डिसाइड करेगा, तो याद रखिएगा एस प्रकाश जी करेंगे, एस प्रकाश जी करेंगे। तो एस प्रकाश कौन है, अभी सीईओ बनाए गए हैं, एस प्रकाश को क्या बनाया गया है, सीईओ बनाया गया है, किसका, तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। अब जनरल इंश्योरेंस काउंसिल किसके अंडर में आता है, तो याद रखना, एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI के अंडर में आता है। और ये सारे के सारे नियम कानून, फ्रॉड वगैरह सब कुछ इसी के अंडर में होता है, सब कुछ यही चेक करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। India's largest inland rainbow trout farm is being established in which district? भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए ये होता क्या है, रेनबो ट्राउट फार्म क्या होता है, ठीक है, याद रखना, रेनबो, ठीक है, रेनबो ट्राउट फार्म क्या होता है। फार्म का मतलब क्या होता है, जहां पे हम कोई भी चीज उगाते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। ट्राउट एक प्रकार की मछली है, ट्राउट एक प्रकार की मछली है। और रेनबो ये इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 7 कलर होते हैं। तो रेनबो मछली का फार्म यानी रेनबो मछली का पालन यहाँ पे किया जाएगा। याद रखना, ये हाई प्रोटीन रिच होती है, हाई प्रोटीन रिच होती है। और ये कहां पे रहती है, तो ये ठंडे पानी में रहती है। और ये ठंडे पानी की वजह से इसको बहुत दिक्कतें होती है, हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए अभी तेलंगाना में इसका पालन शुरू किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना, इसलिए तेलंगाना, ठीक है बच्चों, याद रखना, तेलंगाना में इसकी फार्मिंग शुरू की जा रही है, तेलंगाना में इसकी फार्मिंग शुरू की जा रही है। हम लोग इसकी तेलंगाना में फार्मिंग करने वाले हैं। क्लियर बच्चे, यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये तेलंगाना का पहला है और भारत का सबसे बड़ा क्या है, ये रेनबो क्या है, भारत का सबसे बड़ा रेनबो ट्रॉट, ठीक है, रेनबो ट्रॉट फार्म है ये भारत का सबसे बड़ा। और तेलंगाना का कौन सा है, तो पहला है, याद रखेगा आप, क्लियर पॉइंट। और तेलंगाना के कौन से जिले में, तो रंगा, याद रखना, ठीक है, रंगा रेड्डी में किया जा रहा है। याद रखना कौन से जिले में, तो रंगा रेड्डी में किया जा रहा है, ये जिला है, याद रखना ये जिला है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रंगारेड्डी, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रंगारेड्डी। तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्मिंग किस जिले में किया जा रहा है, तो रंगारेड्डी जिले में किया जा रहा है, यानी कि तेलंगाना बच्चों। ठीक है,
चलिए, जनवरी 2026 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड विदेशी मुद्रा मार्कअप को समाप्त करता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, जनवरी 2026 में, ठीक है, जनवरी 2026 में आईडीएफसी, ठीक है, याद रखना, आईडीएफसी फर्स्ट जो है, ठीक है, जनवरी 2026 में आईडीएफसी फर्स्ट में एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये क्रेडिट कार्ड का नाम क्या होगा बच्चों, आपको ये बताना है, क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है। तो प्लेटिनम ट्रेवल कार्ड, सफायर ग्लोबल कार्ड, जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड और इंटरनेशनल रिवॉर्ड कार्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व कार्ड। क्या, जीरो फॉरेक्स, ठीक है बच्चों, जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड। क्या, डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड, डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड, ठीक है बच्चों, डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड। क्लियर बच्चों, याद रखना। तो ये क्या है, जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड। ये किस तरीके का क्रेडिट कार्ड है, ये जो लग्जरी ट्रेवल करने जा रहे हैं ना, ये लग्जरी पीपल के लिए बनाया गया है, जो कि क्या यूज करते हैं, फॉरेक्स यूज करते हैं। फॉरेक्स किस लिए यूज करता है, फॉरेक्स का मतलब क्या होता है, फॉरेक्स का मतलब क्या होता है, फॉरेन प्लस एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन प्लस एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज रुपए का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स होते हैं ना, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो होते हैं, जो कि विदेशों में घूमने जाते हैं, विदेशी यात्रा करने वाले लोग होते हैं, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। वो क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉरेन करेंसी। यूएसए में जाओगे तो भैया आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, आप यूरो की जरूरत पड़ेगी, यूरो जोन में जाओगे यूरो की जरूरत पड़ेगी, चाइना में जाओगे युआन की जरूरत पड़ेगी। तो आप अब ये क्रेडिट कार्ड लेकर के जाओगे, इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप करोगे, तो आपको जो 2 या 3% देने पड़ते थे ना, इस 2 या 3% देने पड़ते थे एक्स्ट्रा में फॉरेक्स का इस्तेमाल करने के लिए, वो आपको नहीं देना पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पे। तो आईडीएफसी फर्स्ट ने कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्लियर बच्चे यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। आगे, बिम्स्टेक कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण किस स्थान पर किया गया है। अभी देखिए क्या बोल रहा है कि बिम्स्टेक याद रखना, पहले तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है बच्चों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है बच्चों, इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करेंगे। तो बिम्स्टेक का ये फुल फॉर्म होता है। और इसने जुलाई अगस्त 2025 में एक मुहिम चलाया था, ठीक है, कौन सा, कैंसर केयर। इसमें क्या किया था इसने, 21 प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी थी, 21 प्रोफेशनल्स को क्या दिया था, प्रशिक्षण दिया था, ट्रेनिंग दी थी। अब इसी का सेकंड स्टेज यानी कि दूसरा चरण शुरू हो चुका है। दूसरा चरण कहां पे, विशाखापट्टनम में शुरू हो चुका है, यही आपको बताना था, ठीक है। तो बिम्स्टेक कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण किस स्थान पर शुरू किया गया है, तो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम में। और इसमें क्या किया जाता है, ये जो 7 मेंबर्स है बिम्स्टेक के, ठीक है, जो 7 सदस्य हैं, 7 देश हैं बिम्स्टेक के, इसके जो सारे के सारे मेंबर्स आते हैं, मिलते हैं, और यहाँ पे अपने अपने देश से डॉक्टर्स को भेजते हैं, अपने अपने देश से नर्सेस को भेजते हैं, अपने अपने देश से एक्सपर्ट्स को भेजते हैं, अपने अपने देश से अलग अलग तरीके के जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको भेजा जाता है। और ये सब मिल करके लोगों को क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। क्या देते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और ये ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में कैंसर से कैसे फाइट करें, ये सबको सिखाया जाता है। तो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम जो है, यहां पर ट्रेनिंग देने का शुरुआत किया जा चुका है। और बिम्स्टेक ने ये पूरा मुद्दा उठाया है, यानी कि बिम्स्टेक जो है इसमें आगे है। आगे देखते हैं
कुषाण काल के सिक्के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? कुषाण काल के सिक्के, कुषाण काल के सिक्के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखिए कुषाण काल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कुषाण, ठीक है, कुषाण काल की, कुषाण काल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए पाकिस्तान के, ठीक है, एक तो पाकिस्तान में मिले हैं, पाकिस्तान में मिले हैं, ठीक है, याद रखना, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कहां पे? रावलपिंडी में, रावलपिंडी में, रावलपिंडी में कहां पे? तो तक्षशिला वाले एरिया में, तक्षशिला वाले क्षेत्र में मिले हैं, ठीक है, याद रखना। तक्षशिला वाले क्षेत्र में एक लोकल जगह है, वो है आपका भीर माउंट। कौन सा? भीर माउंट, भीर माउंट लोकल जगह है, कौन सा? तो भीर माउंट, भीर माउंट यहां पर मिले हैं। क्या मिले हैं? तो कुषाण काल के सिक्के मिले हैं, कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। कैसे पता चला कुषाण काल के सिक्के हैं? क्योंकि उस पे जो तस्वीरें हैं ना, उस पे जो तस्वीरें हैं, उस पे जो पिक्स लगी हुई हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, वो किसकी लगी हुई हैं? तो वासुदेव की लगी हुई है, ठीक है। दे जो राजा थे वहां पे उस टाइम, जो किंग थे, किंग वासुदेव की लगी हुई है, ठीक है, याद रखना, वासुदेव की लगी हुई है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी इमेजेस हैं जो ये बताते हैं कि वहां पे बहुत सारे धर्म हुआ करते थे, बहुत सारे देवी देवताएं। कौन से? देवी देवताओं की इमेज है, ठीक है, की इमेजेस लगी हुई है वहां पे। तो इसे समझ में आता है कि उस टाइम पे, ठीक है, प्लूरल रिलीजन हुआ करता था यहाँ पे। कौन सा? प्लूरल रिलीजन हुआ करता था। प्लूरल रिलीजन का मतलब होता क्या है? ठीक है, बहुत सारे धर्म, ठीक है, बहुत से धर्म आपको दिखाई देंगे वहां पे। तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि सिक्के पे उस वक्त के निशान खुदे हुए हैं, तो समझ में आ रहा है कि भैया ये उसी टाइम के कुषाण जो वंश के सिक्के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक पत्थर भी मिला है, ठीक है, पत्थर भी मिला है, ठीक है, याद रख लेना। उस पत्थर को हम लोग, ठीक है, लापिस बोलते हैं, लापिजो बोलते हैं, कुछ ऐसा सा, ठीक है, लापिजो, ठीक है, लापिजो, ठीक है बच्चों। उस पत्थर को क्या बोलते हैं हम लोग? लापिजो, ठीक है, याद रखना। तो ये एक पत्थर भी मिला हुआ है, और ये पत्थर जो हम लोग अंगूठियों में पहनते हैं, एक सेमी प्रीशियस पत्थर होता है, तो ये पत्थर भी यहाँ पे दिखाई दिया है। तो ये ओवरऑल देखा जाएगा तो कुषाण काल के सिक्के और पुरातात्विक स्थल किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो भीर माउंट से प्राप्त हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके से और भी बेहतरीन सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। जुड़े रहें राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद।